स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, ठीक है। अब उसे आप वाक्य के रूप में, सेंटेंस के रूप में पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब आप उसे पढ़ रहे होंगे तो वो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आज पढ़ेंगे व्याकरण हम, पढ़ाऊंगी तुम्हें मैं। तो मैंने इस तरह से बोला, अगर यही मैं एक फ्लो में, एक फास्ट वे में बोल देती तो शायद आपको नहीं समझ में आता। और नहीं समझने का कारण क्या है कि शब्दों को अर्थ के अनुसार क्रम रूप में नहीं लिखा गया है, इसके लिए उसे आप समझने में असमर्थ हैं या फिर समझने में आपको समस्या हो रही है। अगर आपको हिंदी का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, तो थोड़ा बहुत आप समझ लेंगे, लेकिन इस प्रकार के शब्दों को सभी नहीं समझ पाएंगे। तो शब्दों को क्रमानुसार रखना और उसका सार्थक अर्थ ही प्रकट होना, वही क्या होता है, वाक्य। जैसे अभी इसी वाक्य को अगर मैं लिख दूं यहां पर सुधार कर कि आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगी। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगी। अगर आप इसको पूरे अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा था, ये शब्दों का जो है वो सार्थक रूप नजर नहीं आ रहा था। वो शब्द क्या हो रहे थे, वो थोड़े अजीब लग रहे थे। थोड़ा यहाँ पर हमें यह पता चल रहा था कि हमें समझने की कोशिश करनी पड़ रही थी, परंतु हमारा वाक्य अगर सीधा, हमारा शब्द अगर सीधा सरल हो और सार्थक समूह में हो तो वही क्या हो जाता है, वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को, जो एक अर्थ प्रकट करे, उसी को हम वाक्य कहते हैं, राइट। तो वाक्य किसे कहते हैं, आई थिंक दैट इज क्लियर। तो यहां पर आ जाता है शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, हम वाक्य कहेंगे। जब उनका सही रूप में क्रमानुसार उनको रखा जाता है और उसका एक अर्थ प्रकट होता है तो वह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, वाक्य के 3 प्रकार, ठीक है। अब यहां पे आ गया, तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य सरल मतलब कि क्या, एकदम आपको जब सरल वाक्य मतलब ही हो गया कि साधारण सा, सिंपल सा जो वाक्य है वो सरल वाक्य होता है, ठीक है। जिसमें कर्ता और क्रिया के कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, ठीक है। और एक सिंपल सा, साधारण सा वाक्य, जैसे उदाहरण के लिए जैसे रमा पढ़ती है, ठीक है। यहां पर आ जाएगा रमा घर आकर पढ़ने लगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उसमें वाक्य बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जैसे रमा पढ़ती है, रमा घर आकर पढ़ने लगी, ठीक है। हवा चलती है, फूल खिलते हैं, बादल गरजने के साथ साथ बारिश भी हो रही है, ठीक है। संध्या हो रही है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। मतलब ये सारे वाक्यांश जो होते हैं वह क्या होते हैं, सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं संयुक्त वाक्य, दूसरा जो है इसका,
दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जो दो वाक्यांशों को जोड़ता है, इसका नाम ही संयुक्त वाक्य है, ठीक है। लेकिन जोड़ने के साथ साथ आप ध्यान देंगे कि दो क्रियाएं होती हैं और उस संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और जो दोनों वाक्यांश जुड़े होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण से जब मैं समझाऊंगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसे ले लिया, ठीक है, और ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिया इसका उदाहरण, रमा आई और पढ़ने लगी, ठीक है। ये देखिए, देखा आपने संयुक्त वाक्य कैसे हुआ? रमा आई और पढ़ने लगी, यहाँ पर वह भी आ सकता है, रमा आई और वह पढ़ने लगी। तो रमा आई, जब हम बोलते हैं कि रमा आई, तो क्या वाक्य कहीं इनकम्प्लीट है? नो, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि रमा आई तो ऑब्वियसली वह अपने आप में सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, तो वहां पर कोई गलती नहीं होगी। तो रमा आई और पढ़ने लगी, ठीक है। यहाँ पर वह भी अगर लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत तो नहीं है। रमा आई और पढ़ने लगी, रमा आई और वह पढ़ने लगी, दोनों भी स्वतंत्र है, कि कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं और को हटा दूं तो वो रमा आई पढ़ने लगी, ठीक है, अगर और को हटा दूं तो वो रॉन्ग दिखने लगेगा, नहीं, तब भी वह राइट ही दिखेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ने का काम क्या कर रहा है? और कर रहा है, इसीलिए वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त मतलब क्या? जुड़ा हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, इसीलिए वह उसे जोड़ने का काम कर रहा है। तो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत और भी शब्द आ सकते हैं, जैसे अध्यापक ने व्याकरण पढ़ाया, ठीक है, परंतु अध्यापक ने व्याकरण पढ़ाया, परंतु मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। कभी कभी होता है बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि वो तो पढ़ा रहे थे लेकिन मैंने ही नहीं पढ़ा, वह मुझे वो काम बता रहे थे परंतु मैंने ही नहीं किया, तो पढ़ाया, ठीक है। दोनों देखो, दोनों वाक्य क्या हो रहा है? अध्यापक ने व्याकरण पढ़ाया परंतु मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। ओके, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आएगा अध्यापक ने व्याकरण पढ़ाया परंतु मैंने ध्यान से। हाँ, ये आ सकता है कि अध्यापक ने व्याकरण पढ़ाया और मैंने ध्यान से पढ़ा, इस तरह से आ सकता है। और यहाँ पे था इसीलिए मैंने परंतु लगाया हुआ है। लेकिन लगा सकते हैं, किंतु लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा लेकिन, किंतु, ठीक है, अपितु, इस प्रकार से। तो आप उसको ध्यान में रखना है। तो ये शब्द भी क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अध्यापक ने व्याकरण पढ़ाया परंतु मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। वह मेरे घर आया और जल्दी चला गया। मतलब कि जो दो वाक्य को जोड़ता है, संयुक्त करता है, दोनों को जोड़ता है, वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर हमने देखा सरल वाक्य किस प्रकार से है। रमा पढ़ती है, रमा घर आकर पढ़ने लगी, ठीक है, वर्षा होने लगी, तो इस प्रकार का सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। परंतु जब हम संयुक्त वाक्य देखते हैं तो वहां पर दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे रमा आई और पढ़ने लगी, अध्यापक ने व्याकरण पढ़ाया परंतु मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है, इस प्रकार से आ सकते हैं। लेकिन उसने मुझसे कहा था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, ठीक है। किंतु तुमने अपना काम कर लिया किंतु तुमने अपना काम कर लिया किंतु कुछ काम बाकी
रह गया है, अपितु। ठीक है, आप पढ़ते जाइए और मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे अपितु दिया हुआ है, अपितु वह आया, ठीक है, जैसे कि वह आ गया, अपितु वह जल्दी वापस गया, मतलब वही ऑप्शन में ही आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और उसके बाद आपका आ जाएगा अंत में मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, मैं ये शब्द यहाँ पर लिख दे रही हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन और अथवा, ठीक है, लेकिन और अथवा। अब आ जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है बच्चों? मिश्र, मिश्र मतलब मिश्रित, ठीक है, ज्वाइंट हुआ हुआ, मिश्र हुआ हुआ, मिला हुआ हो, तो वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। अब आप देखेंगे कि जो पहला वाक्य है उसी के ऊपर वो दूसरा वाक्य डिपेंड है। ठीक है, पहले वाक्य के दूसरे वाक्य के ऊपर जो है वो पहला वाक्य डिपेंड है। जब हम पहला वाक्य लिखेंगे तो हमें अपना वाक्य अधूरा लगेगा, वो पूरा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें उसमें देखना होगा कि मिश्र वाक्य कैसे होता है, क्या होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि रमा आती, ठीक है, अब मैंने यहां पर लिख दिया यदि रमा आती, तो ऑब्वियसली आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या होता, तब क्या होता। तो मैंने लिखा है यदि रमा आती तो वह अवश्य जीत जाती। नेक्स्ट यही आ सकता है, जब रमा आई, जब रमा आई तब वह पढ़ने लगी। जब रमा आई तब वह पढ़ने लगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जब रमा आई, जब मैंने लिखा कि जब रमा आई, तब आपके मन में प्रश्न आया ना, तब क्या हुआ, तो वही हो जाता है मिश्र वाक्य के अंतर्गत, वही हो जाता है। जैसे ही रमा आई वैसे ही वह पढ़ने लगी। ठीक है, यद्यपि रमा आई तो तथापि वह पढ़ने बैठ गई। इस प्रकार से आप उसे देख सकते हैं कि किस प्रकार वह वाक्य मिश्र होकर किस प्रकार से जोड़ रहा है। ठीक है, तो आपको वो ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, पूरा पढ़ना है। वाक्य, जब हम वाक्य की बात करेंगे तो वाक्य में बस ये 3 प्रकार हमें ध्यान में रखना है, 3 प्रकार पढ़ना है। देखिए, ये था आपका रचना के आधार पर। ठीक है, मैंने ये आपको रचना के आधार पर वाक्य बताया है। अब यहाँ पर रचना के आधार पर ये था रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब आपका क्या है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं, 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने रचना के आधार पर पढ़ा, अब इसके बाद हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर हम देखेंगे, पहला है विधानात्मक। ठीक है, स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब हम अर्थ के आधार पर देखते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है और वो क्यों कहा जा रहा है। ठीक है,
तो वाचक भी कह सकते हैं, विधानवाचक भी कह सकते हैं। विधानवाचक मतलब कि जो होता ही है, ठीक है, जो जिसके अंतर्गत ये कार्य किया ही जाता है, जो होता ही है, वह विधानवाचक कहलाता है। जैसे कि जैसे सूरज निकलता है, ये विडंबना है, ये विधान है विधि का, ये होता ही है। संध्या होती है, हवा चलती है, बरसात होती है, ये होता ही है। तो इस कार्य को करने के लिए सूरज निकलता है या सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है, तो ये विधानवाचक है। जो मतलब जो होता ही है, जो होता ही है, वो किसी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो वो विधानवाचक होता है, ठीक है। तो विधानवाचक के अंतर्गत हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कार्य किया जाता है या जब भी कार्य को करने के लिए बातों को अधिक उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो ये विधान है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये सत्य है, तो वो उसी रूप में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जैसे आज इसके सूरज निकलता है, मैं विद्यालय जाता हूँ, यह भी विधान के अंतर्गत आ जाता है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, यह भी विधान के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब होता है बच्चों नकारात्मक। निषेध मतलब नकारात्मक। निषेधवाचक मतलब नकारात्मक। जैसे बोलते हैं ना, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कोई नहीं तो मैं आज रुको, मैं आज विद्यालय, कोई बच्चे होते हैं ना, वो मतलब हट कर लेते हैं कि उनको कार्य नहीं करना है, तो मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ऐसा जब कोई बोलते हैं तो वो निषेध में आ जाता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जाऊंगा, तो उसके अंतर्गत नहीं जो दिया हुआ है, नहीं, तो यहाँ पे इसीलिए वह निषेधवाचक कहलाता है। निषेधवाचक के अंतर्गत इसलिए यह आ जाता है। उसके बाद हमें क्या आता है, प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक स्पष्ट है, प्रश्न शब्द ही स्पष्ट है, जहां पे आप प्रश्न करते हैं, आपने आज क्या पढ़ा, ठीक है, मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जब ये प्रश्न किया जाता है तो वहां पर प्रश्नवाचक आ जाता है। उसके बाद है यहाँ पर फोर्थ, ठीक है, पहले आपने देखा कि विधान, फिर निषेध, फिर प्रश्न। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है इसके साथ ही साथ कि अब यहाँ पे जब प्रश्नवाचक की बात करेंगे तो साधारण से, आप विद्यालय क्यों नहीं गए, आज तुमने क्या खाना खाया, हमने क्या पढ़ाई की, हमें क्या करना है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द जो है प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पर विस्मय। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक मतलब वो होता है विस्मय सूचक, जो हमने देखा अभी। विस्मयवाचक में आ जाएगा, जैसे अचानक से हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं विस्मय सूचक, वाह, आज तुमने कमाल कर दिया, जो अचानक से निकलता है। जैसे कहीं गंदगी देखा हमने तो हमारे मुंह से निकलता है शी, ठीक है, हम बोलते हैं शी, कितनी गंदगी है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई शोक या मतलब कोई दुख की बात होती है तो हम कहते हैं ओह ये क्या हो गया, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो विस्मय के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका सॉरी पांचवा, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर संदेह, ठीक है, संदेह वाचक। संदेह मतलब जिसमें आपको शंका हो, आपको डाउट हो कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे शायद रमा आज
आए, ठीक है, शायद रमा आज आएगी या फिर आए, इस प्रकार से शायद वर्ड जो होता है वो हमें पता चलता है कि हमें किस बात की तरफ किस बात पे हमें मतलब जो डाउटफुल होता है, जिसपे हम डाउट करते हैं कि शायद, संभवतः, इस प्रकार से अधिकतर में जो बातें हैं, तो ये बातें यहाँ पर स्पष्ट की जाती है। उसके बाद है यहाँ पर आपका संदेह के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट संबंध। संदेह के साथ साथ एक और है संकेत, ठीक है। संकेत और संदेह में थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना है। संकेत वाचक, ठीक है, संकेत वाचक और संदेह वाचक में थोड़ा सा आपको डिफरेंस। संदेह में मतलब हमें डाउट होता है, संकेत में मतलब इशारा किया जाता है। जैसे यदि, यहाँ पर यदि शब्द का प्रयोग अगर हम करेंगे, यदि रमा आती, ठीक है, यदि रमा आती तो वह अवश्य जीत जाती, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सामान्यतः तो हम यही लेते हैं, सामान्यतः हम इसका ही प्रयोग करते हैं, परंतु देखा क्या जाता है, ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत और हम क्या देखते हैं। सामान्यतः हम जो ये शब्द दिए गए हैं, जो ये वाक्य दिए गए हैं, हम उसी को देखते हैं, परंतु इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाएगा संबंध, संबंध वाचक, ठीक है। संबंध वाचक में क्या आ जाएगा, जब, अब, जो, सो, जब, तब, जिसने, उसने, यह चीजें जब दिखाई जाती हैं तो उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, संबंध के अंतर्गत क्या आ जाता है, ठीक है। उसके अंतर्गत हमें यह दिखाई देता है कि जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं, तो वहां पर हमें उन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर हम उसे विशेष रूप से देखते हैं, विशेष रूप से ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। वाक्य को जब आप वाक्य को देखेंगे, तो वाक्य को देखने के साथ ही साथ आपको देखिए, पहले विधान में दिया है कि जो कार्य होता ही होता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे में दिया हुआ है निषेधवाचक, मतलब कि जहां पे नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, जहां पे वो चीज नहीं होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है संकेत और संदेह। तो जब हमने संकेत और संदेह को पढ़ लिया है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, और यहाँ पर एक और हम देंगे, यहाँ पर जैसे 7th है और यहाँ पर है 8, ठीक है। तो 7th के अंतर्गत हम क्या ले लेंगे, आदेश, ठीक है। आदेश के आदेश मतलब जैसे आज्ञावाचक, जैसे कह सकते हैं, जैसे इच्छा बोधक भी हो सकता है, इच्छावाचक भी हो सकता है। आज्ञावाचक मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि तुम अभी नोटबुक निकालो और लिखने की शुरुआत करो। जब हमें कोई ऑर्डर करता है, जैसे मम्मी ने बोला कि जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ, तुम अभी पढ़ने बैठ जाओ, तुम अपना काम तुरंत करने बैठो, तो वो आज्ञा हो जाता है, ठीक है। आप अभी आप अभी लिखो, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया आप अभी लिखो, आप अभी पढ़ो, ठीक है। पिताजी, जैसे पिताजी हैं तो पिताजी कहेंगे तुम अभी पढ़ने बैठ जाओ। वो ना तुमसे पूछते हैं, ना तुम्हें बता रहे हैं, वो तुम्हें ऑर्डर कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अभी लिखो, आप अभी पढ़ो, इस तरह से आ जाता है आज्ञावाचक। और इच्छा बोधक जो मन से निकलता है, जिसको हम दुआएं बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे दुआएं हम बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, इच्छा बोधक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, वो हमारे मन से जो विशेष निकलते हैं किसी के लिए, तो वहां पर वो इच्छा बोधक आ जाता है। जैसे यहाँ पर आएगा भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सारे उदाहरण लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है।
ये सारे उदाहरण, तो उदाहरण के तौर पे आपने समझ लिया होगा कि सेंटेंस जो है वो टाइप से, जब टाइप्स हम पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस के द्वारा वो किस प्रकार से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अपने एग्जांपल्स जोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ पूरे इसको। पहले वाक्य देखा, वाक्य को हमने दो प्रकार में बांटा, पहला रचना के आधार पर दिया था और दूसरा अर्थ के आधार पर दिया था। रचना के आधार पर हमने देखा कि 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। लेकिन दूसरा और पहला वो सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों को हमने उदाहरण के तौर पर समझा कि उसे किस प्रकार से हम उसे पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से उसे अगर कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमने देखा अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर यहाँ पर कितने प्रकार हमने देखे, 8 कितने हैं, विधानवाचक, पहला मतलब जो कार्य होता ही है, निषेधवाचक जहां पे नेगेटिव मार्क लगते हैं, जो नहीं शब्द का प्रयोग आता है, उसके बाद है प्रश्नवाचक जहां पर हम प्रश्न करते हैं, फिर है विस्मय सूचक, विस्मयादिबोधक जहां पे हम विस्मय से हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं या विस्मय में डालने वाला कोई वाक्यांश हमारे सामने आता है वो, फिर संदेहवाचक है जिसमें हमें डाउट होता है, और फिर है संकेतवाचक जहां पर हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, ठीक है। फिर आज्ञावाचक जब ऑर्डर दिया जाता है, और फिर इच्छाबोधक जब विश किया जाता है किसी को। तो इस प्रकार से 8 वाक्य के जो है वो प्रकार स्पष्ट हो जाते हैं अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एंड आप इसे नोट कर लीजिए। आप इंग्लिश में भी साइड में भी आप लिख सकते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और डाउट, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उसको समझने के लिए। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा।